आज का जो विषय दिया गया है वह है सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका। इससे संबंधित व्याख्यान है। यद्यपि इससे पहले भी इस पर चर्चा हुई है और इस फोरम का नाम भी भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति विमर्श है, तो स्वाभाविक है कि यह विषय बहुत ही नया, अनूठा जैसा नहीं है, परंतु इसकी अपनी एक विशेषता है, विलक्षण विशिष्टता है और इसीलिए इस पर बारंबार चर्चा करना, विमर्श करना, उन विमर्शों को परस्पर साझा करना आवश्यक प्रतीत होता है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो स्वाभाविक से विचार मन में आते हैं और वो विचार यही होते हैं कि हर समाज की, हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है और वो संस्कृति दरअसल हमारे आचार, विचार, व्यवहार, रहन सहन, हमारे सोचने की शैली, हमारे चिंतन करने की शैली, आराधना की शैली, जीवन जीने की शैली, हमारे विचारों की गुणवत्ता के स्वरूप, इन सब के द्वारा हमारी संस्कृति के लक्षण प्रकट होते हैं। और यह संस्कृति, मैं किसी अकादमिक परिभाषा की ओर गए बिना इसकी चर्चा करना चाहूँगा कि जब भी हम जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं तो संस्कृति एक अंतर्निहित तत्व के रूप में इसके साथ सम्मिलित होती है, इसकी अवधारणा। और इसलिए यह बड़ा ही आवश्यक है कि हम संस्कृति को समझें, संस्कृति के तत्व को समझें और किस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण, सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण और विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो। वो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण और विकास होता रहता है, होना चाहिए और उस तरफ हम सबको सचेत होकर के प्रयासरत होना चाहिए। इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता होती है। हर राष्ट्र में, मैं विशेषकर जब अपनी बात करूंगा तो भारत देश की चर्चा, भारत देश के संदर्भ में अपनी बात को अधिक रखना चाहूँगा। यद्यपि संस्कृति एक सार्वभौमिक अवधारणा है और हर देश की, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है, हर देश की, हर समुदाय की, हर समाज की एक अपनी संस्कृति होती है और उस संस्कृति को हम सबको निश्चित रूप से बहाल करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए आगे की ओर। तो सबसे पहले हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति में जो तत्व होते हैं उनको किन किन माध्यमों से आगे की पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। निश्चित रूप से एक बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका प्रत्यक्षण अपने परिवार के सदस्यों से होता है और वह बालक जिसकी कि अभी इंद्रियां शनैः शनैः धीरे धीरे कार्यशील होना प्रारंभ करती है, उन इंद्रियों का जब बाह्य जगत से संपर्क होता है उसके माध्यम से उस बालक का अवबोधन होना प्रारंभ होता है। वह देखना शुरू करता है, आवाज़ को सुनना और पहचानना शुरू करता है, अपने हाथ पांव चलाना शुरू करता है, स्वयं से आवाज़ निकालना, अपनी जो उसकी शारीरिक आवश्यकता होती है उसके लिए उसको अलग अलग प्रकार के, जब तक कि वाणी उसकी स्पष्ट नहीं होती, शब्दों का प्रयोग नहीं आ जाता, तब तक रोकर, हंसकर, बिलख कर, खिलखिला करके आवाज़ निकालता है ताकि दूसरों का ध्यान आकृष्ट कर सके। उसी प्रकार जब उसके निकट कोई आवाज़ होती है, किसी खिलौने को, किसी झुनझुने को झुलाते हैं तो बालक उसकी ओर देखता है। अलग अलग रंगों के खिलौने या कपड़े या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अलग अलग रंगों की जब आती है तो बालक देखकर धीरे धीरे उन रंगों की अवधारणा को अपने मस्तिष्क में बिठाना प्रारंभ करता है। वह इतना सजग सचेत नहीं होता कि सायास उन अवधारणाओं को बिठाए, बल्कि वह अनायास ही वह अवधारणाएं उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे स्थापित होने लगती है।
भूख लगने पर उसे, यद्यपि वह यह कह नहीं पाता, परंतु उसे अपनी माता का स्मरण होता है, या परिवार के अन्य सदस्यों का जो आकर के उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार से धीरे धीरे वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ करता है। और यह विकास की जो प्रक्रिया है जब थोड़ी और आगे बढ़ती है, बालक जैसे ही शैशव अवस्था के विभिन्न चरणों से गुजरना प्रारंभ करता है, तो फिर उसे लोगों की पहचान, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन कार्यों की समझ या उन कार्यों के प्रति निर्देशन मिलना प्रारंभ होता है घर में। यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ऐसा आचरण उचित है, ऐसा आचरण उचित नहीं है, इन सब के भी निर्देश मिलने घर में प्रारंभ होते हैं। तो यह प्रारंभिक शिक्षा, वह शिक्षा जो उसे जीवन जीने के लिए, परिवार में एक संबंध स्थापित करने के लिए, अपने परिवार से इतर परिवेश में, पड़ोस में व समाज में विभिन्न लोगों से व्यवहार करने के लिए एक सम्मानजनक संबंध, अपेक्षित, सामाजिक रूप से अपेक्षित संबंध स्थापित करने के लिए जो समाजोपयोगी, समाज अनुकूल नियम आदि होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, उसके निर्देश मिलते हैं और उस अनुसार वह बालक कार्य करना शुरू करता है। कदाचित हमारी संस्कृति के तत्वों का परिचय मिलना उस बालक या बालिका को, शिशु को उस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। जिस परिवार में वह जन्म लेता है, उस परिवार की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से साक्षात्कार होता है। अगर कोई घर में अतिथि आते हैं तो उन अतिथि का अभिवादन कैसे करना है, यह भी उसे सिखाया जाता है। कम आवाज में बोलना है, धीमी आवाज में, या दुख या सुख प्रकट करने के अलग अलग जो तरीके होते हैं, उन तरीकों को भी वह सीखता है, उच्चरित करता है। यह सब, और इसके अतिरिक्त हमारी उपासना की पद्धति, हमारे वस्त्र परिधान आदि पहनने की पद्धति, सामूहिक रूप से जो हमारे सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों को, उसमें भागीदार होने की, उसमें भागीदारी करने की पद्धति, इन सब को बालक सीखना प्रारंभ करता है अपने परिवार में। यह बाल्यावस्था से ही उसके सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण प्रारंभ होता है और वहीं से संस्कृति के तत्वों का भी सम्मिश्रण उसके व्यक्तित्व में होना प्रारंभ होता है। जब बालक बड़ा होता है, परिवार की दहलीज से उसके कदम बाहर की ओर निकलते हैं, तब उसका साक्षात्कार अपने मित्रों से, कुछ अपरिचितों से, अथवा परिचितों से भी जो उसके परिवार के सदस्य नहीं हैं, उनसे भी होता है। और वहाँ जिन गुणों के बारे में, जिन व्यवहार के बारे में उसको परिवार में बताया गया है, उससे इतर भी वह कई बातें सीखता है, सीख रहा होता है। जिस वक्त में वह आचरण, वह व्यवहार या वह मान्यताएं उसके मन में अंकित हो रही होती हैं, स्थापित हो रही होती हैं, उस समय में वह परिवार की परिधि से बाहर होता है। वहाँ उसके परिवेश का स्वरूप और उसके परिवेश की प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस भूमिका को निभाने में, कि उसके मन में, उसके व्यक्तित्व पर किन बातों का, किन मूल्यों का प्रभाव पड़ रहा है। फिर बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और वहाँ उसकी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है। विद्यालय में जो उसके लिए निश्चित निर्धारित पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रम के संचालन के, उन पाठ्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसके अतिरिक्त भी बातें वह बालक विद्यालय के परिवेश में सीखता है, जो उसके शिक्षक या उसके सहपाठी या विद्यालय के अन्य कर्मियों के साथ की जो अंतरक्रिया होती है, इंटरैक्शन होता है, उससे वह बालक उन व्यवहारों को, उन मानकों को, उन मान्यताओं को सीखता है। और उसके पश्चात जब बालक
विद्यालय से भी आगे महाविद्यालय में, कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, या फिर बड़े होकर के मनुष्य बनकर समाज के एक नागरिक के रूप में उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने कार्यस्थल पर जाता है, उस समय भी वह अलग अलग प्रकार की मान्यताओं को सीख रहा होता है। हम सब शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, तो हम सबको यह मालूम है कि शिक्षा एक अविरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ऐसे में यह जो सीखने की प्रक्रिया है यह तो सदैव चलेगी ही, और बालक अपने परिवार में, अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में जहाँ भी वह होता है अथवा कार्यस्थल पर, इन सब जगहों पर जो सीखता है, उन सीखने के क्रम में, उन बातों को सीखने के क्रम में जो व्याप्त है उसके परिवेश में, सांस्कृतिक मूल्य जो व्याप्त हैं, वही सांस्कृतिक मूल्य उसके व्यक्तित्व पर स्थापित होते रहते हैं। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस बात पर विचार करना कि फिर ऐसे में वो कौन कौन से क्रियाकलाप हों। कुछ तो अनायास होते हैं क्रियाकलाप, परंतु कुछ क्रियाकलाप जो कि सायास होते हैं, उन क्रियाकलापों के बारे में किस प्रकार का आयोजन हो, किस प्रकार की योजना बनाई जाए, और उन योजनाओं के क्रियान्वयन को सचेत सजग होकर के संचालित किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कृति के जो तत्व होते हैं वो तत्व हमारे मनोमस्तिष्क पर, हमारे व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, या वो कौन कौन से आयाम होते हैं जो हम अपने संस्कृति के विभिन्न तत्वों के रूप में आत्मसात करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने चर्चा की कि हम एक बालक के रूप में, किशोर के रूप में, युवक के रूप में, प्रौढ़ के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में हो या परिवार के सबसे कनिष्ठ सदस्य के रूप में अपनी भूमिकाओं को किस प्रकार समझते हैं, और वो जो हमारी समझ बनती है उस समझ को बनने के लिए वो कौन कौन से कारक होते हैं जो कि प्रभावी होते हैं। हम सब जानते हैं, जब से हमें होश आता है, जब से हम होश संभालते हैं, तब से हमारा एक आंतरिक संसार भी हमारे साथ सर्जित हो रहा होता है, उसका सृजन हो रहा होता है। और उस आंतरिक संसार के सृजन में जो पात्र होते हैं वो पात्र हमारे परिवेश के होते हैं, कुछ हमारी कल्पनाओं के भी होते हैं, पर हमारा वो आंतरिक संसार हमारे अपने सामाजिक संज्ञानात्मक अनुभवों के आधार पर बन रहा होता है, निर्मित हो रहा होता है। और उस आंतरिक संसार में उन तत्वों का समावेश होता है जो तत्व हमारी बाहरी दुनिया में हमें प्रभावित करते रहते हैं, और उन सब का समग्र प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो अगर हमने परिवार में, बचपन में जिस तरह के आचरणों को सीखा है, वही आचरण हमारे व्यवहार में आगे भी परिलक्षित होते हैं, चाहे किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो। समाज के नागरिक के रूप में जब हम अपने आचरण करते हैं या दूसरे हमारे आचरणों की ओर देखते हैं, तो हमने जो सीखा है, जिन चीज़ों को हमारी मान्यताओं ने हमारे अंतस्थल में स्थापित किया है, उन चीज़ों का परिलक्षण बाहर होता है। भारतीय संस्कृति हो या पाश्चात्य जगत जो हम बात कर रहे हैं, तुलनात्मक कभी अगर हम करें तो, यद्यपि तुलना करना आवश्यक नहीं है, तो मनुष्य की संस्कृति में सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि जीवन जीने की कला, यह जीवन है, यह जीवन कैसे जिया जाए, इस संसार को कैसे देखा जाए, जीवन में जीने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं। जीवन अकेले नहीं जिया जाता। अगर हम समाज में जी रहे होते हैं तो हम समाज के अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया कर रहे होते हैं,
और साथ साथ हम सब के व्यक्तित्व में कई प्रकार की भावनाएं, कई प्रकार की कामनाएं भी साथ साथ निर्मित हो रही होती हैं। यह एक स्वाभाविक लक्षण है। और इसमें कुछ कामनाएं श्रेयस होती हैं, कुछ कामनाएं श्रेयस नहीं होती हैं, कुछ कामनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं, कुछ कामनाएं परिहार्य भी होती हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम एक संतुलित जीवन जी सकें, हम एक सुव्यवस्थित जीवन जी सकें? भारतीय परंपरा में एक बहुत पहले से यह बात हम सबको पढ़ाई जाती है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात कि यह जो हमारा शरीर है यह परोपकार के लिए हुआ है। और इसके लिए दृष्टांत दिए जाते हैं कि जैसे वृक्ष में जो फल फलते हैं वो वृक्ष स्वयं नहीं उसका उपभोग करता, वो वृक्ष में जो फल फलित होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। जो गायें दूध देती है वह भी दूसरों के लिए, मानव कल्याण के लिए दूध देती हैं, बछड़े के लिए भी देती है और मनुष्य भी लाभान्वित होते हैं। नदियां जो बहती हैं उन नदियों के पानी से जो हजारों लाखों एकड़ जमीन सिंचित होती है, सिंचाई होती है और उससे कृषि होती है, पैदावार होती है और उससे फिर हम सब का जीवन, जनजीवन चलता है। हम सब का जीवन पौधों पर, फसल पर निर्भर करता है। तो वो नदियाँ जो मूल में हैं उन नदियों का जल नदियाँ स्वयं नहीं पीती हैं, नदियाँ स्वयं उसका उपभोग नहीं करती। हम तो इस देश के निवासी हैं जिस देश में दधीचि जैसे ऋषि हमारे पौराणिक कथाओं में हुए, जिन ऋषि ने समाज के कल्याण के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग तक कर दिया कि उनकी हड्डियों से किसी अस्त्र के निर्माण की आवश्यकता थी और समाज के कल्याण के लिए उस वक्त में वह बहुत ही आवश्यक था। तो उन्होंने अपने जीवन को प्राथमिक नहीं रखा बल्कि उन्होंने समाज के आम जनजीवन को प्राथमिकता पर रखा और अपने प्राण का त्याग कर दिया। ये सारी जो कथाएं हैं, मैं सदैव एक बात और कहता हूं, हुआ यूं है कि कालांतर में धीरे धीरे कुछ खास विचारधारा के लोगों ने जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन कथाओं के में जो दृष्टांत दिए गए हैं, उद्धरण दिए गए हैं, उन उद्धरणों को निगेट करना प्रारंभ किया, खारिज करने की चेष्टा प्रारंभ की और यह बात स्थापित करने की चेष्टा की है और बहुत कुछ हद तक सफल भी रहे कि ये सारी बातें व्यर्थ है, मिथ्या है, इन सब का कोई आधार नहीं है। मैं तो लड़ता नहीं उनसे, मैं यह बात सिर्फ कहता हूं कि अगर ये पौराणिक कथाएं वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं हैं इसका निर्धारण इस कालखंड में जीवित कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि उसको सत्य या असत्य साबित करने के लिए उस कालखंड में पैदा हुआ किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है। कार्बन डेटिंग भी कई बार बहुत सारी चीज़ों की सही आकलन उस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हो पाता और अगर हो भी पाए तो भी किसी घटना विशेष के बारे में अगर प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का एक द्वंद्व उत्पन्न हो तो बिना उस द्वंद्व में पड़े, बिना उस विवाद में पड़े, इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि उसके माध्यम से संदेश क्या दिया गया है। वह कथा सत्य या असत्य, कथा सदैव सत्य होती है, कथा असत्य नहीं होती। अगर कथा को कथा ही हम माने, उसके पात्र कभी हुए या ना हुए उस पर चर्चा तो हो सकती है और वो चर्चा भी मेरे विचार से निरर्थक ही होगी, क्योंकि उसका कोई प्रमाण सिद्ध या असिद्ध कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। परंतु बहुत सारे प्रमाण हैं, किंवदंतियां हैं और जो लोक परंपराओं में जो बातें हैं, आप सब हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में अभी के ज़माने की तरह हार्ड डिस्क या क्लाउड जैसी चीज़ें नहीं थी। कागज़ का भी जब
आविष्कार नहीं हुआ, उससे पहले ज्ञान की परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करने की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली थी, वह थी उपनिषदों की प्रणाली। उपनिषद समीप आकर बैठना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से ज्ञान की पूरी प्रक्रिया संचालित होती थी। तो ऐसे में हम क्या उस पूरे ज्ञान की परंपरा को खारिज कर दें, जिस परंपरा का प्रारंभ ही सुनने, चिंतन करने, गुणने से हुआ। फिर जब लिखा जाना प्रारंभ हुआ, भोजपत्रों पर लिखा जाना प्रारंभ हुआ या लिखने के अन्य माध्यम आए, तो वो परंपरा और समृद्ध हुई, ज्ञान के संचयन की परंपरा भी समृद्ध हुई, और उसके पर चिंतन और चिंतन के पश्चात भी और अधिक। अगर ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा गया, उस पर टीका लिखी शंकराचार्य ने, तो ब्रह्मसूत्र तो कुछ पृष्ठों में अगर है, तो उस पर जो शंकराचार्य ने जो अपनी टिप्पणी की, उसकी विशिष्टता का बखान किया, वह कितने हजार पृष्ठों में हुआ। वो पृष्ठ थे, परंतु जब तक ये पृष्ठ या लेखन की परंपरा नहीं थी, तब तक इसी माध्यम से था। तो हम कैसे कथाओं को असत्य मान लें? परंतु फिर भी अगर हम इसे भी छोड़ दें, तो इसके माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से संदेश क्या दिया जाता रहा है, हमारी संस्कृति के किन तत्वों को मस्तिष्क में स्थापित करने की चेष्टा की जाती रही है, किन मूल्यों को हमारे व्यक्तित्व में स्थापित करने की चेष्टा की जाती रही है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि कई विसंगतियां भी हुई हैं, कई प्रकार की विसंगतियां हुई हैं। अगर हम अपने पौराणिक कथाओं में भी देखें, तो युद्ध की परंपरा भी रही है, परंतु एक बात और ध्यान देने की है, जिसको मैं यहाँ उल्लेख इसका करना चाहूँगा, कि हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय पृष्ठभूमि में प्रायः जितने भी युद्ध हुए हैं, वो कभी न तो किसी के भूभाग को बलात् हथियाकर लूटपाट करके वहाँ से भाग जाने के लिए कोई युद्ध हुआ, और ना ही धर्मांतरण करवाने के लिए कोई युद्ध हुआ। युद्ध तो जितने भी हुए, वो ऐसी शक्तियों, ऐसे राक्षसी प्रवृत्तियों वाले जो जीव आए, जंतु आए, जिन्होंने कि पूरे मानव सभ्यता के सामने जीवन का संकट उत्पन्न कर दिया, ऐसे संकट को टालने के लिए युद्ध हुआ। जो सनातन परंपरा में जिस सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से लोग एक शांति प्रिय जीवन जी रहे थे, जब जब उस शांति को भंग करने की चेष्टा की गई, तब तब ऐसे कभी किसी युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है। अन्यथा हमारी सनातन परंपरा में तो शांति के लिए सदैव किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत ही शांति से की जाती रही है, शांति प्रार्थना से की जाती रही है। आज संयोग है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज हम वैश्विक पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में भी चिंतन कर रहे हैं लोग। 5 जून को यह चिंतन भी होता है। हमारी सनातन परंपरा में सदैव अनुष्ठान तक की शुरुआत होती है, ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। तो यह इस प्रकार के अनेक ऐसे मंत्र या श्लोक हमारी परंपरा में रहे हैं कि प्रारंभ से ही शांति हमारा अंतिम लक्ष्य रहा है। कि जिस सनातन परंपरा में हमारे अनुष्ठान तक की शुरुआत शांति मंत्र से होती है, वहाँ अशांति जैसी धारणा किसी भी प्रकार से कोई स्थान धारण नहीं कर सकती। तो ये बातें हमारे संस्कृति के मूल तत्वों में है। हम आचरण किस प्रकार का करें, इसके लिए भी कई बातें हमें बचपन से बताई जाती रही है। हमें दूसरों के साथ आचरण किस प्रकार का करना चाहिए, संपत्ति के बारे में क्या हमारी लालसा होनी चाहिए,
हमें शुरू से बताया गया मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पठेति सपंडितः, कि दूसरे की स्त्री माता के समान होती है, दूसरे का धन धेले के समान होता है, और सभी जीव जंतुओं में जो अपने समान ही अपनी ही आत्मा को देखता हो वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। पंडित का तात्पर्य ज्ञानी से है। तो हमारे परंपरा में जिन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं वो ऐसे मूल्य हैं। संस्कृति हमें यह सिखाती है, और इस संस्कृति के लिए हम अलग अलग प्रकार से कहानियों के माध्यम से सांस्कृतिक कुछ हमारे आचार विचार होते हैं, हमारे लोकाचार, हमारे विभिन्न अनुष्ठान, शादी ब्याह, इन सब में जो लोकाचार होते हैं उन सब के माध्यम से हम अपने संस्कृति के उन तत्वों को ग्रहण करते हैं, और वो तत्व अलग अलग रूपों में हमारे व्यक्तित्व को ही संवर्धित कर रहे होते हैं। यद्यपि यह बड़ा ही आजकल एक विचार का विषय बन गया है कि हम कितने सचेष्ट होते हैं उन तत्वों को आत्मसात करने के लिए। तो ये इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अलग अलग माध्यमों से सांस्कृतिक तत्वों के आत्मसातीकरण की बात करते हैं तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। और शिक्षा यह आवश्यक नहीं कि वो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है, वह परिवार में भी दी जाने वाली शिक्षा होती है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वह शिक्षा कैसी हो, किस प्रकार की शिक्षा हो। हम अनौपचारिक रूप से जब परिवार में सीख रहे होते हैं उस वक्त हमें जो बातें सिखाई जाती है, अभी अभी किसी ने एक दृष्टांत दिया था कि लड़की कि जब शादी हो रही होती है, उसका विवाह हो रहा होता है, तो उसके आगे आगे 7 फेरे लेते वक्त में धान के लावा को छींटने की एक परंपरा होती है। और वह परंपरा, उसका निहितार्थ क्या होता है? उस निहितार्थ जो कोई सज्जन बता रहे थे, उन्होंने यह भी बताया था अभी कि जिस प्रकार से धान एक जगह बोया जाता है, फिर वो जरा सा विकसित होता है तो उसे दूसरे खेत में फिर रोपा जाता है, और फिर वो वहाँ पर धान का पौधा विकसित होता है, उसी प्रकार से लड़की को देखा गया है आम जनजीवन में। और इसीलिए वो धान के लावे को छींटने की कहीं कदाचित यह शुरुआत इस प्रकार से हुई होगी, प्रतीक के तौर पर। बहरहाल उन प्रतीकों को समझने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए शिक्षा अलग अलग रूप में हमें संवर्धित करती है, चाहे वह अनौपचारिक शिक्षा हो, चाहे औपचारिक शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार से हम सीखें, और वह सीखना हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। फिर यह बात आती है कि हमारे जीवन में जो अभीष्ट हैं वो अभीष्ट कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के जो लक्ष्य होंगे वही लक्ष्य हमारे जीवन जीने की दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे, स्वरूप देंगे। अगर हमारे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति ही लक्ष्य है और यदा कदा येन केन प्रकारेण ही उन सुखों की प्राप्ति हमारा अभीष्ट हो, तो फिर तमाम किस्म के सभी प्रकार के अनाचार कदाचार ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। बहुत सी सभ्यताएं विश्व में ऐसी हैं, कई जगहों पर ऐसी हैं, या इवन अपने भी देश में, अपने समाज में भी कई जगह कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तो उनके लिए फिर नैतिकता, अनैतिकता, मोरालिटी, इमोरल बिहेवियर कोई मायने नहीं रखता। ये सारी बातें ऐसी होती हैं जिसकी घुट्टी हमें बचपन से ही पिलाई जाती है, जिसकी बुनियाद हमारे बचपन में ही पड़ती है, और शनै शनै शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने संस्कृति के उन तत्वों को सीखते हैं। संस्कृति की एक और विशेषता होती है, मान्यताएं चाहे एक जैसी हो, परंतु उसके क्रियान्वयन का रूप हमारे भौगोलिक परिवेश, हमारे सामाजिक परिवेश के हिसाब से भी बदलता है। जैसे कि अगर लोग यह मानते हैं, अलग अलग क्षेत्र के समाज के लोग भी यह मानते हैं कि यह जीवन है और इस जीवन के परे आत्मा इस शरीर से जब निकलती है तो कहीं और जाती है, या कुछ और होता है, या इस जीवन से, इस शरीर से कुछ और लाभ होना चाहिए किसी का। तो अब आप देखिए, कहीं पर जब यह मान्यता है कि पंच तत्व से क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा,
कि इन 5 तत्वों से जो यह शरीर बना है, तो मृत्यु के बाद, देहावसान के बाद पुनः उन 5 तत्वों में विलीन हो जाना चाहिए शरीर को, यह मान्यता होती है। तो इसे दाह संस्कार के माध्यम से, जब देहावसान होता है तो दाह संस्कार के माध्यम से इसे जला दिया जाता है। इसे उन 5 तत्वों में यह मान्यता है कि यह शरीर भस्म होने के बाद पुनः ऐसे तत्वों में पुनः विसरण हो जाता है उसका। वहीं किसी समुदाय में ऐसी मान्यता है कि वो बहुत ऊंची सी मचान बांध देते हैं और वहाँ पर चील कौवे आकर के भोजन कर लेते हैं, उनकी यह मान्यता है। कुछ लोग दफना देते हैं। कुछ कबीलाई क्षेत्रों में, जहाँ पर कि भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि ज़मीन नहीं है, पहाड़ों पर रह रहे हैं, लद्दाख वगैरह के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ के कुछ कबीले में जहाँ पर कि दाह संस्कार करना कठिन हो, कदाचित मौसम की प्रतिकूलता रहती है, तो ऐसे में वहाँ पर भी उसे शरीर को फिर वो पक्षियों को खिलाने की परंपरा कुछ जगहों पर यह है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनिष्ट कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं या किसी प्रकार का अवांछित कर्म कर रहे हैं, बल्कि शरीर के देह अंत होने के बाद इसकी एक गति होना स्वाभाविक है और उस गति की अलग अलग प्रकार से व्यवस्था करते हैं। मान्यताएं एक हैं पर प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ संस्कृति इस रूप में हम इसे विभेदित नहीं कर सकते। संस्कृति तो दरअसल आचार विचार की बात है। जब हम कहते थे पहले के ज़माने में, अब कदाचित उन चीज़ों का चलन अब समाप्त होता जा रहा है, गांवों में खास करके दिखाई देता था कि पहले जब अतिथि आते थे तो कहते थे कि 1 लोटा पानी, 1 लोटा जल सबसे पहले अतिथि को दो। कई लोग उसके लिए अलग अलग धारणाएं कि अतिथि अग्नि के समान होते हैं, उनका शमन होना आवश्यक है। मूल बात एक और भी होती थी कि यातायात के आवागमन के साधन बड़े ही सीमित होते थे, पैदल यात्राएं भी करनी होती थी और सूट बूट वाली परंपरा नहीं थी कदाचित। तो एक तो चलते चलते आने की वजह से हुई थकान, फिर पैर में धूल, और इन सब के बाद अगर ठंडे पानी से पैर का प्रक्षालन हो तो कदाचित शांति मिलती थी। अतिथि भी जो आते थे वह एक प्रकार की शांति का अनुभव करते थे, आनंद का अनुभव करते थे। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग आचार विचार किस प्रकार से हमारे संस्कृति के तत्व के रूप में स्थापित होते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को, हमारे सोचने की दिशा को, दशा को प्रभावित करते हैं। तो यह बड़ा ही, अब शिक्षा संस्कृति के विभिन्न तत्वों को किस प्रकार से संरक्षित करती है। एक तो शिक्षा का मुख्य कार्य है अगली पीढ़ी में हमारे जो मानित मूल्य हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, यह एक प्रमुख कार्य है। शिक्षा हमें प्राकृतिक परिवेश से समायोजन करने में मदद करती है। अगर हम शिक्षित हैं, अगर हमें जानकारी है, हम कदाचित, या फिर मानव जीवन की शुरुआत भी जहाँ से हुई है, तो उस समय भी जब मनुष्यों को जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की, अपने जीवन यापन की, भोजन करने की, कदाचित अगर उससे भी पहले हम जाएं तो चकमक पत्थर का उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले आदिम मानव ने कभी 2 पत्थरों को रगड़ करके अग्नि उत्पन्न किया होगा, ताकि वो अग्नि को जला करके फिर अपने भोजन पका करके खा सके, साथ में जो जंगली जानवर हैं उनको भी आग से डरा करके अपने से दूर भगा सकें। तो इस प्रकार के जो उपक्रम हुए उसमें मनुष्य सदैव शिक्षित होता रहता है अपने परिवेश से समायोजन करने में। अगर परिवेश प्रतिकूल है तो कुछ हद तक मनुष्य सबसे पहले परिवेश को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, या नहीं तो फिर स्वयं भी परिवेश के अनुकूल होता जाता है। कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में, बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, या कुछ भूभाग ऐसे हैं जहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दोनों जगह मनुष्य जी रहे होते हैं। अब अगर अचानक से जो कड़ाके की सर्दी वाले क्षेत्र से मनुष्य को कड़ाके की गर्मी वाले क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, जो कड़ाके की गर्मी वाला अगर चला जाए अत्यंत ठंडे प्रांत में, तो जो जहां रह रहा होता है उस प्राकृतिक परिवेश से अपने आप को समायोजित कर लेता है। धीरे धीरे वो हमारी कार्य संस्कृति का, जीवन जीने की संस्कृति का, आपस में व्यवहार करने की संस्कृति का हिस्सा बनता चला जाता है।
तो ये सब जो ज्ञानार्जन हम करते हैं वह भी शिक्षा की प्रक्रिया होती है और शिक्षा उसमें हमें सहायता प्रदान करती है। उसी प्रकार अगर हम सामाजिक जनजीवन में देखें तो सामाजिक जनजीवन में भी एक व्यक्ति अगर एकमात्र व्यक्ति के रूप में आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो वो कदाचित स्वच्छंद भी आप कह सकते हैं, हो सकता है। हम सब के अंदर में आप सब अलग अलग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को, ईद, ईगो, सुपर ईगो इत्यादि को पढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर का जो ईद होता है, अहंग होता है, वो अहंग सिर्फ अपने लिए सब कुछ ढूंढता है। और जो सुपर ईगो होता है वो परमार्थ के लिए सब कुछ ढूंढता है, आदर्शों और मूल्यों के लिए ढूंढता है। और जो हमारे बीच का वो ईगो है, हालांकि ईगो का शब्द मनोविज्ञान के अनुसार अलग है यहाँ पर, परंतु वो जो एक संतुलन स्थापित करने वाला तत्व हमारे व्यक्तित्व का है, वो समाज और वैयक्तिक लालसाओं के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की चेष्टा करता है। और वह संतुलन स्थापित करने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही हमने यह पढ़ा कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पठेति स पंडितः, इसका तात्पर्य वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में इस बात को स्थापित करने का उद्देश्य रहता है कि तुम्हें जिस बात से कष्ट होता है उसी बात से दूसरे को भी कष्ट होता होगा, इसीलिए वैसा व्यवहार न करो जिस व्यवहार से तुम्हें स्वयं कष्ट की अनुभूति हो। तुम्हें जिस प्रकार से खुशी की अनुभूति हो, प्रसन्नता की अनुभूति होगी, वही अनुभूति दूसरे को भी होगी उसी कारणों से। अतः अगर तुम प्रसन्नता अपने में भी या दूसरों में भी देखना चाहते हो तो उन आचरणों को करो जिससे कि लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ सके। तो यह परंपरा रही है जिसको लिखित या वाचिक माध्यम से आगे की पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास सदैव से किया जाता रहा है। यह हमारी शिक्षा की विशिष्टता होती है कि हमारे संस्कृति के तत्वों का किस प्रकार से हस्तांतरण हो। लेकिन संस्कृति की एक और विलक्षण विशिष्टता है। संस्कृति कालक्रम के अनुसार उसमें कुछ कुछ परिमार्जन भी होते हैं। छोटी छोटी बातें, अगर हम संस्कृति को कुछ समाजशास्त्री, मैं बहुत ज़्यादा अकादमिक रूप से इस चर्चा को नहीं करना चाहता हूँ, परंतु बीच में कई बार छोटे उल्लेख कि कुछ समाजशास्त्री संस्कृति को दो भागों में वर्गीकृत करके देखते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक के अंतर्गत जिन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जिस प्रकार से पहनते हैं, जो गाड़ियां हम इस्तेमाल में लाते हैं आने जाने के लिए, या जिस प्रकार के घरों में रहते हैं, ये सब यानी कि टेंजिबल चीज़ें भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। अभौतिक जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारे सोचने की प्रवृत्ति है, जिन चीज़ों से हम सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे चार्वाक दर्शन, वो भी हमारे ही समाज में हमारे परंपरा का एक अंश है, अंग है, जो कि यह मानता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, यानी कि भोगवादी प्रवृत्ति कुछ नहीं है इस संसार से परे, इस जीवन से परे, इसलिए जो भी समक्ष में है उसका भोग करो, उपभोग करो, यही जीवन है, इसके आगे कोई जीवन नहीं है। यह भी एक चार्वाक दर्शन का सोच है, उसकी सोचने की दिशा है, दशा है। कुछ लोग ऐसे ही इन बातों को मान करके अपने जीवन को जीने की चेष्टा करते हैं। यह बात अलग है कि उस जीवन का परिणाम क्या होता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यापक सनातन परंपरा रही है, उसमें तो इस लोक से ज़्यादा परलोक पर महत्व दिया गया है, बल दिया गया है, और यह कहा गया है कि आप इस लोक में वैसा आचरण करें जिससे कि आपका परलोक सुधरे। परलोक किसी ने देखा नहीं है, परलोक में आपको क्या मिलेगा यह अलग बात है, परंतु एक बात यह तो है कि इस लोक में जिन आचरणों को करने की सलाह दी जाती रही है, वे आचरण निश्चित रूप से हमारे मन को शांति और आनंद पहुंचाने वाले आचरण होते हैं। तो यह सोचने की बात है कि आपको जो लक्ष्य आगे एक दिखाया गया है वो चाहे मिले ना मिले, लेकिन आपका वर्तमान जो है वह भी किस गुणवत्ता के स्तर का है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ हमारे सामाजिक परिवेश को भी समझने का और उस परिवेश के साथ में सामंजस्य स्थापित करने का गुण हमारे अंदर स्थापित करती है शिक्षा की परंपरा प्रक्रिया।
शिक्षा निश्चित रूप से हमारे बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व के विकास के साथ हमारे सांवेगिक विकास के माध्यम से पारस्परिक संबंधों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ठीक है कि एक तरफ तो यह धारणा है कि जब हम कहते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, इससे परे कुछ और है, सार्वभौमिक सत्ता द्वारा संचालित, परंतु जो भी यह जीवन है, इस जीवन के कर्म तो हमारे वैसे होने ही चाहिए कि वो कर्म आने वाली कई पीढ़ियों तक अच्छे रूप में, सकारात्मक रूप में याद किए जाते रहें, उसका अनुकरण लोग करते रहें और उस अनुकरण के माध्यम से वो अपने से इतर समाज को, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसको भी लाभ पहुंचा सके, उसके कल्याण के लिए अगर कार्य कर सके, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होता है, तभी हमारी शिक्षा सार्थक होती है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अब एक बात प्रारंभ में की थी कि एक मनुष्य के रूप में यह तो जो शिक्षा है वह एक जैविक प्राणी को सांस्कृतिक प्राणी में परिवर्तित करती है। यानी कि जो हम जब जन्म लेते हैं तो मूलतः एक बायोलॉजिकल एंटिटी है और उस बायोलॉजिकल एंटिटी में, जैविक प्राणी में, वो समस्त गुण अवगुण होते हैं जो किसी भी जीव में होते हैं। पशु में, पक्षी में वे कुछ नैसर्गिक प्रक्रियाएं होती हैं, भूख, प्यास, काम, इन सब की भावनाएं होती हैं और वो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो वो भावनाएं भी हमारे साथ में बढ़ती है, विकसित होती है। अब शिक्षा उनमें से किन भावनाओं का परिष्कार करे, किन भावनाओं का परिमार्जन करे, इसको निर्धारित करने का कार्य करती है। इसके लिए ही कहा गया कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भारतीय परंपरा में एक और महत्वपूर्ण बात है, कई लोग इस धर्म को व्याख्यायित करने के क्रम में अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। धर्म का अर्थात धर्म का तात्पर्य किसी मंदिर में जाकर के उपासना करना नहीं, किसी मस्जिद में जाकर के मत्था टेकना नहीं, गुरुद्वारे या गिरजाघर में जाकर के आराधना करना नहीं है। सनातन परंपरा में धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। मनुष्य को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा अपेक्षित आचरण क्या है, और धर्म को परिभाषित किया गया है हमारे पौराणिक ग्रंथों में। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, कि धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, छल न करना, शुचिता, आंतरिक और बाहरी शुचिता, बुद्धि का संतुलित होना, विद्या का संतुलित होना, क्रोध न करना, ये सभी धर्म के लक्षण होते हैं। ये 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। इन सब का जो पालन करे वही धार्मिक है। धार्मिक का अर्थ यहाँ पर पंडित, मुल्ला ये सब नहीं है। धर्म और मानवोचित कर्तव्यों का पालन करना, और मानवोचित कर्तव्य ये हैं। धर्म को और भी कई रूपों में अलग अलग ग्रंथों में परिभाषित किया गया है, परंतु मुझे लगता है कि समग्रता में एक व्यक्तित्व में अगर ये सारी चीज़ें आ जाएं, अब आप देखिए कि हम क्रोध करते हैं तो क्रोध से अपना ही नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, स्मृति भ्रंश हो जाती है, और स्मृति भ्रंश होने के बाद में तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाए उसका विनाश तो निश्चित ही है। तो कई प्रकार से अलग अलग रूप से हमें जीवन जीने के अलग अलग तत्वों को किस प्रकार हम अपनाएं, किन आचरणों को अपनाएं, किन को हम ना अपनाएं, इसकी व्याख्या की गई है। शिक्षा के माध्यम से उन व्याख्याओं को समझने की आवश्यकता होती है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति के ये तत्व हैं हमारे। कई जगह, कई संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से ये न किन प्रकार जीवन जीना ही लक्ष्य है, ऐसा भी माना जाता है। परंतु हमारी संस्कृति में यह जीवन जीना, सिर्फ जीने के लिए जीना, मानव जीवन का लक्ष्य कदापि नहीं है। जीवन
इससे इतर है। जो बात शुरू में कही गई, परोपकाराय परोपकारार्थमिदं शरीरम, तो यह बात और वह परोपकार जब तक आपकी बुद्धि स्थिर ना हो, जब तक आपकी बुद्धि संतुलित ना हो, तब तक कभी नहीं हो सकती। और उसके लिए फिर इंद्रिय निग्रह, जो धर्म का एक और लक्षण हमारे मानवोचित गुणों में से एक गुण है, इंद्रिय निग्रह। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते वक्त में यह बात भी कही कि कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ माना जाए, किसकी प्रज्ञा स्थित मानी जाए, स्थिर मानी जाए, बुद्धि किसकी स्थिर मानी जाए, कौन व्यक्ति बौद्धिक रूप से अत्यंत संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी माना जाए। तो यदा संहरते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य कामनाओं से अपने इंद्रियों को विमुख कर लेता है, अपने आप में समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। यहाँ पर भी संयम और इंद्रियों को किस प्रकार से नियंत्रित करें, इसके बारे में चर्चा की गई है। मैं यह सब चर्चा इसलिए यहाँ पर करना आवश्यक समझता हूँ कि हमारी संस्कृति के मूल तत्वों में ये सब बातें रही हैं। परंतु दुर्भाग्य से हुआ क्या है, इसके दोष के पीछे के कारणों को मैं उल्लिखित करना आवश्यक यहाँ नहीं समझता, परंतु यह देखिए हमारा दुर्भाग्य, हमारे इस परंपरा का दुर्भाग्य कि इस परंपरा में, अच्छा जबकि इस परंपरा में क्या करने से क्या होता है, इसके लिए हजारों पृष्ठ भरे हुए हैं। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न कथानकों के माध्यम से इन बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा की जाती रही है कि आप किस प्रकार का आचरण करेंगे तो क्या परिणाम निकलने वाला है, और निष्काम कर्म सत्कर्म आपको करते रहना चाहिए, ऐसी नसीहतें दी जाती रही है। चाहे वो राम रावण का युद्ध हो, चाहे वो आदि शक्ति का प्रकट हो करके सुरासुर संग्राम में फिर सत्य की विजय की ओर से, सत्य के विजय के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हो, ये सारे के सारे जो कथानक हैं वो इस बात को स्थापित करने के लिए हैं कि मानव जीवन में सत्कर्मों का, सकारात्मक मूल्यों का कितना महत्व है। और हमारी संस्कृति में ये सारे मूल्य जो हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं? अपना जीवन जीवें, दूसरों का जीवन जिए, अपने से भी इतर। हम तो अतिथि देवों की अवधारणा को लेकर के प्रारंभ से चलते रहे हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में भी मनुष्य को कभी भी पूर्ण इस रूप में नहीं माना गया। वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी परंपरा में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की अवधारणा भी रही है, परंतु तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु अपने शिष्य को दीक्षांत में यह भी कहते हैं कि यानी यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानी कि हमारे अंदर जो अनुकरणीय बातें हैं सिर्फ उन्हीं को आप ग्रहण करें, अन्य बातों को नहीं। इसका निहितार्थ यह होता है कि बेशक मैं शिक्षक हूँ, परंतु आवश्यक नहीं कि मैं पूर्ण हूँ, मुझ में सभी दैवी गुण हों। हमारे में मनुष्य होने के नाते हो सकता है कि कुछ बातें अनुकरणीय हों और बहुत सी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो अनुकरणीय ना हो। तो गुरु वहाँ पर शिष्य को कहता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, सिर्फ आप उसी की उपासना करो, उसी को अपनाओ जो कि अनुकरणीय है, सुचरित है, जो जिसे ग्रहण किया जा सके। नो इतरानी, और किसी अन्य बातों को, हमारे अंदर की बुराइयों को कभी ग्रहण मत करना। रोल मॉडल अगर शिक्षक बनता है तो उस रोल मॉडल में वह सचेत होकर के, सचेष्ट होकर के अपने शिष्य को यह बता रहा होता है कि अनुकरणीय श्रेयस उसी को ग्रहण करो। दुर्भाग्य क्या हुआ है कि मूल्यों का क्षरण भी हुआ है। जिन सांस्कृतिक मूल्यों की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक विसरण के माध्यम से, कल्चरल फ्यूजन के माध्यम से जो संस्कृति का हम कहें उद्भव होना या एक नई संस्कृति का सृजन होना जिसमें मूल तत्व तो हैं, परंतु कुछ ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो मानवीय जनजीवन के लिए, मानव जगत के लिए बहुत अधिक हितकारी नहीं है। कदाचित
इसी का एक रूप अभी कल परसों में देखने को मिला, जब केरल में एक हथिनी की हत्या कर दी गई, और सिर्फ महज उस आनंद के लिए, क्योंकि पता नहीं वो किस प्रकार का आनंद था कि उस हथिनी और उसके पेट में पल रहा एक बच्चा, उसको विस्फोटक खिला करके, और 3 दिन तक जिस वेदना से वो हथनी तड़पती रही पानी में जाकर के। हमारी शिक्षा ने तो कभी हमें यह नहीं सिखाया था। हमारी शिक्षा ने सदैव आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों में अपनी ही आत्मा के समान देखने की शिक्षा दी। तो फिर यह कैसी शिक्षा है, यह कैसे मूल्य हैं? क्या ये मूल्य हैं भी? क्या हम इन बातों को सीख रहे हैं? हम जब यह कहते हैं मातृवत परदारेषु, अगर यह भावना वास्तव में सबने आत्मसात कर ली होती तो दिल्ली में निर्भया कांड जैसा कांड नहीं हुआ होता, हैदराबाद में उस डॉक्टर लड़की के साथ जो कांड हुआ वह नहीं हुआ होता। या इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि सांस्कृतिक मूल्य तो ठीक है, हमारी परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है, और विश्व में जो अनेकानेक परंपराएं जो प्राचीन मानी जाती है, हमारी सनातन परंपरा कदाचित उनसे भी अधिक प्राचीन रही है और बहुत ही संतुलित परंपरा रही है। हमें कभी किसी का दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सप्त सिंधुओं के बीच में जो यह प्रदेश है, उत्तर में हिमालय और पश्चिम में कन्या, उस हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर के बीच में पूरब और पश्चिम जो इसकी जो सीमाएं हैं, इसके बीच में नदियां, अनेक नदियां बहती है और बहुत ही उर्वरा शक्ति से युक्त भूमि रही है और उपजाऊ जमीन रही है, कृषि कार्य होते रहे हैं। प्राचीन काल में भी अगर हड़प्पा और मोहनजोदारो की सभ्यता को देखें, उस समय भी नागरिक सभ्यता अति विकसित थी। तो हमें कभी भी अपनी सभ्यता को, अपने समाज को, सामाजिक जीवन को संवर्धित करने के लिए किसी अन्य देश पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कभी नहीं आई। हाँ, हमारे संस्कृति का विस्तार अन्य देशों में हुआ अवश्य है, बाली, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इन देशों में, श्रीलंका, इन देशों में हमारी संस्कृति का विस्तार हुआ है, परंतु कभी भी वो विस्तार तलवार के बल पर कभी नहीं हुआ है। यहाँ से जो लोग गए हैं वो किसी न किसी अन्य प्रयोजन से गए, या तो वो शांति दूत बन करके गए, धर्म के प्रचार प्रसार में गए, वो भी उस प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं था जो कि अन्य, मैं किसी का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, जो कि जबरन धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया भी कभी नहीं इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों ने की। बल्कि हम तो अपने यहाँ आनो भद्रा कृतवो यंतु इस भावना को, इस भावना के साथ जीवन जीते रहे कि दुनिया की सभी स्वस्थ विचारधाराएं आए, उनका स्वागत है। दुनिया के सभी अच्छे लोग आए, उनका स्वागत है। अच्छे लोग, अच्छी विचारधारा, उसका स्वागत है। हम सनातन परंपरा में इन बातों को मानते आए हैं, परंतु यहाँ पर जो रूप अब निकल करके आ रहा है, तो यह समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दोष है, जिस दोष की वजह से हम जिन मूल्यों को और अधिक विकसित होते देखते, उन मूल्यों को विकसित होने के बजाय कतिपय ऐसे उदाहरण, कतिपय ऐसे दृष्टांत हमारे समक्ष आते हैं जहाँ पर कि मानवीयता लगता है कि बिल्कुल खंडित हो रही है, उसका ह्रास हो गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम, शिक्षा निश्चित रूप से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करती है, हस्तांतरित करती है, विस्तारित करती है, परंतु शिक्षा को संचालित करने वाले, शिक्षा की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने वाले माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, बुजुर्ग, हम सब की एक समेकित भूमिका यह होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की अवधारणा को आत्मसात करें, उसके पश्चात, उस आत्मसातीकरण के पश्चात उन मूल्यों को किस प्रकार हम अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करें, इसके बारे में सचेत प्रयास करते रहना चाहिए। तभी जाकर के
हमारे सांस्कृतिक मूल्य संरक्षित भी रह पाएंगे, हस्तांतरित भी हो पाएंगे, विस्तारित भी हो पाएंगे, संवर्धित भी हो पाएंगे और शिक्षा की प्रक्रिया सार्थक हो पाएगी। परंतु संस्कृति के तत्वों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा हो गया कि हम एक तो कुछ बातें होती है जनरेशन गैप कहलाती हैं कि हर जनरेशन को अपने बाद वाले जनरेशन के लोगों का आचरण अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सदैव अच्छा नहीं लगता। अगर हम बिल्कुल संतुलित होकर के आत्मनिरीक्षण भी करें और सामने वाले के कार्य को भी सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करें तो बहुत सी बातें अगली पीढ़ी में बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। मैं किसी खास स्थान विशेष के जिनसे मैं ज़्यादा संपर्क में इन दिनों में हूँ, वहाँ के कुछ युवाओं को मैं जानता हूँ और उन युवाओं के कार्य को देख करके मन अत्यंत प्रफुल्लित हो उठता है कि कितने सकारात्मक दृष्टिकोण से ये कार्य कर रहे हैं। कदाचित उन्होंने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को वास्तव में आत्मसात किया है और उसके संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे दृष्टांत आत्मश्लाघा के लिए नहीं, आत्म प्रचार के लिए नहीं, परंतु ऐसे दृष्टांत अगर दूसरों को भी पता चले, अगर ऐसे कार्य निरंतर व्यापक रूप से होते रहें तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी संरक्षित होंगे, संवर्धित होंगे, विस्तारित होंगे और कदाचित शिक्षा की प्रक्रिया सार्थक हो पाएगी। तो आज की चर्चा में मैं इस बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। समय की एक सीमा है, जो समय दिया गया वो समय अभी पूर्ण हुआ। कभी किसी अन्य अवसर पर पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।